हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th के लेक्चर नंबर यूनिट नंबर 2 के लेक्चर नंबर 5 रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आर न्यूक्लियस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर इससे पहले के 4 लेक्चर आप विज़िट नहीं किए हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसको विज़िट कर लें और उसके बाद ये वीडियो देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे आज का हमारा लेक्चर है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और न्यूक्लियस मॉडल। तो आज हम जो है रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इनके मॉडल का नाम न्यूक्लियस मॉडल क्यों पड़ा? तो सीधी सी बात ये है कि जो न्यूक्लियस है इसकी डिस्कवरी रदरफोर्ड ने की थी इसी एक्सपेरिमेंट में, इसीलिए इनके इस मॉडल को न्यूक्लियस मॉडल भी कहा गया। ठीक, अब देखो इनके ये मॉडल जो है इन्होंने किस पे बेस्ड, मतलब किसके आधार पे ये मॉडल दिया? तो इन्होंने एक अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। अगर ये वीडियो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का आपने नहीं विज़िट किया है तो लेक्चर नंबर 4 जाके हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में विज़िट कर लेंगे। तो इन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। तो उस एक्सपेरिमेंट से क्या हुआ, बहुत सारे रिज़ल्ट निकले। उन्हीं रिज़ल्ट से बेस्ड इन्होंने ये अपना मॉडल दिया। ठीक है, और उनके मॉडल के जो मेन फीचर्स थे, जो बातें थी, मुख्य बातें थी, वो यहाँ पे लिखी गई हैं। पहला है कि एटम्स इज़ ए वेरी स्मॉल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल एंड मोस्ट पार्ट ऑफ एटम इज़ हालो। पहला उन्होंने अपने जो है मॉडल में ये बताया कि जो एटम होता है उसका जो है मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है हालो है। जिसे इससे पहले पहला मॉडल किसने दिया है जो है एटम का? तो पहला एटम का मॉडल दिया जे थॉमसन ने। किसने दिया? जे थॉमसन ने। और उनका मॉडल कुछ इस तरह था। उन्होंने बताया कि जो एटम है वो कुछ इस तरह है, जैसे वाटरमेलन होता है उसी तरह एटम है। जैसे वाटरमेलन एक स्फीयर है उसी तरह एटम भी एक स्फीयर है। और जो इसका लाल वाला भाग, जो खाने वाला भाग होता है, उसको इन्होंने प्रोटॉन कहा। और जो उसमें जगह जगह बीज धसे हुए होते हैं उनका नाम इन्होंने इलेक्ट्रॉन दिया। तो ये मॉडल ये बता रहा था कि जो है एटम में फ्री स्पेस नहीं है या एटम एक सॉलिड स्फीयर है। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया रदरफोर्ड साहब ने तो ये पता चला कि नहीं, एटम एक सॉलिड स्फीयर नहीं है। एटम जो है, एटम में ज़्यादातर स्थान, मतलब कल 99% जो है उसमें हालो है, 1% सॉलिड है, बाकी सब हालो है। जिसे एटम उन्होंने कैसा बताया? तो उन्होंने बताया कि एटम कुछ इस तरह, ये सभी जो है हालो है। यहाँ पे सेंटर में कोई एक पार्टिकल है जो सॉलिड है, बाकी सभी चीज़ें कैसी हैं? हालो हैं। तो इस वजह से जे थॉमसन का जो मॉडल था वो रिजेक्ट हो गया। पहला रीज़न तो ये हुआ। और दूसरा रीज़न ये हुआ कि इन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन उसी में धसे हुए हैं, जो तरबूज है उसी में धसे हुए हैं। तो जब तरबूज में धसे रहेंगे तो वो मोशन नहीं कर पाएंगे, मतलब वो रुके हुए रहेंगे, जहाँ पे हैं वहीं पे रहेंगे। बात सही है कि नहीं है भाई? कोई चीज़ कहीं पे धसी हुई है तो वो जहाँ है वहीं रहेगी, वो मोशन तो कर नहीं पाएगी। ठीक है, तो उसी तरह जो इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन हैं वो मोशन नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं? पॉजिटिव चार्ज में धसे हुए होते हैं। लेकिन इन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया तो इन्होंने ये पाया कि नहीं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धसे हुए नहीं होते हैं, वो फ्री होते हैं। और वो जो है मोशन भी करते हैं। तो मोशन कैसे करते हैं, किस पाथ पे करते हैं, इनके मॉडल में क्या क्या बताया गया, तो अब उसके बारे में हम यहाँ से डिटेल से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो पहला इन्होंने ये बताया कि एटम इज़ अ वेरी स्मॉल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल एंड मोस्ट पार्ट ऑफ एटम इज़ हालो। पहला इन्होंने ये बताया, जब इन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट किया, ऐसे अल्फ़ा पार्टिकल को बम्बार्ड कराया, एटम पे उसको थ्रो कराया, तो ज़्यादातर पार्टिकल जो है जिस जो है लाइन के अलांग जा रहे थे उसी लाइन के अलांग जो है वो बगैर डिस्टर्बेंस के सीधे निकल गए। मतलब 99% पार्टिकल ऐसे थे जो सीधे निकल गए। कुछ पार्टिकल जो यहाँ से मतलब थोड़ा न्यूक्लियस के करीब आ गए तो वो थोड़ा सा क्या हुए, यहाँ पे मुड़ गए। अब ये मुड़े क्यों, अभी उसके बारे में भी बताया जाएगा। थोड़ा सा क्या हुआ, मुड़ गए, और करीब आए और ज़्यादा मुड़ गए। जो एकदम न्यूक्लियस के सीध में आया वो जो है लगभग 180 डिग्री पे
बैक हो गया, मतलब जिस डायरेक्शन से आया था उसी डायरेक्शन में चला गया, ठीक है। ऐसे आया था और जूम ऐसे चला गया, ठीक, जैसे ऐसे आया इसी रास्ते पे ऐसे चला गया। तो इससे इन्होंने ये कंक्लूड निकाला, ये रिजल्ट निकाला कि इसमें जो है ज़्यादातर जो स्पेस है वो फ्री है, मतलब खाली जगह है, और बीच में सेंटर में एक जो है छोटा सा पार्टिकल है, जिसकी वजह से अल्फ़ा पार्टिकल वहाँ से बैक हो गया, वापस आ गया। अब अल्फ़ा पार्टिकल क्या होता है? अल्फ़ा पार्टिकल कुछ नहीं है, यही है He++, मतलब हीलियम। हीलियम जो हमारी गैस है, हीलियम जो है उसमें जो है हीलियम जो एटम है उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, मतलब उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन होते हैं, तो उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन को हटा दो, निकाल दो, तो जो नई चीज़ मिलेगी वही है अल्फ़ा पार्टिकल, ठीक। तो इन्होंने देखा कि ज़्यादातर स्थान खाली है। पहले में ये बताया। दूसरे में इन्होंने ये बताया कि ऑल पॉजिटिव चार्जेस एंड ऑलमोस्ट टोटल मास ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड इन ए वेरी स्मॉल वॉल्यूम सॉलिड स्फीयर एट सेंटर ऑफ एटम विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस। फिर जिस जो है सॉलिड स्फीयर से टकरा के अल्फा पार्टिकल वापस आया था, मतलब जिस सॉलिड स्फीयर ने उसका रिपल्सन कर दिया। कहने का मतलब ये है कि अल्फा पार्टिकल इससे टकराया नहीं था। जैसे यहाँ पे मान लो कि न्यूक्लियस है, अब अल्फा पार्टिकल जो इसके सीध में गया तो इससे करीब जाने पे बहुत ही तेज़, बहुत ही लार्ज अमाउंट का रिपल्सन इनके बीच में लगा, जिसकी वजह से ये पार्टिकल क्या हो गया, रिपेल हो गया और इधर अपने ही डायरेक्शन में वापस चला गया। तो इन्होंने ये बताया दूसरे में कि जो एटम का टोटल चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज है मतलब प्रोटॉन, और लगभग टोटल द्रव्यमान, जिसे एटम अगर मान लो कि 100 ग्राम का है फॉर एग्जांपल, तो 99 ग्राम जो है इस सॉलिड स्फीयर का जो है कि मास है, बाकी जो बचा वो ये जो खाली जगह है उसका मास है। ठीक, समझ में आ रही है बात? ये चीज़ दूसरे में बताई, दूसरे पॉइंट में ये इस चीज़ को उन्होंने डिस्कस किया नंबर। और ये साथ ही साथ ये भी बताया दूसरे पॉइंट में कि न्यूक्लियस का साइज़ एटम के साइज़ के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। जैसे एटम इन्होंने बताया कि 10⁻⁻10 मीटर है इसकी रेडियस। जैसे एटम सर्कुलर है तो एटम की ये रेडियस कितनी इन्होंने बताई, 10⁻⁻10 मीटर। और ये जो यहाँ पे न्यूक्लियस है इसका साइज़ इन्होंने बताया 10⁻⁻15 मीटर। कहने का मतलब ये है कि जो न्यूक्लियस है उससे जो एटम है 1 लाख गुना बड़ा है। कितने? 1 लाख गुना बड़ा। जैसे अगर न्यूक्लियस का रेडियस जो है, न्यूक्लियस का रेडियस अगर 1 मीटर है तो हमारा जो एटम है उसका रेडियस कितना होगा, 1 लाख मीटर होगा। तो जो न्यूक्लियस है वो एटम के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है। ठीक, ये बात इन्होंने दूसरे पॉइंट में बताई। तीसरे पॉइंट में इन्होंने ये बताया कि पॉजिटिव चार्जेस आर इन न्यूक्लियस वाइल नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस लाइक सोलर सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉन कैन मूव इन एनी सर्कुलर पाथ एज दे विश। तीसरे में इन्होंने ये बताया कि जैसा कि हम जान चुके कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में अब बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ जिस भी सर्कुलर, मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ वो सर्कुलर पाथ में, जैसे ऐसे सर्कल बना के, पाथ उसका कैसा सर्कल, तो सर्कुलर पाथ में वो क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। और वो जिस भी पाथ पे चाहे, जिस भी सर्कुलर पाथ में, जैसे यहाँ पे मान लो कि ये न्यूक्लियस है, ठीक, तो अब इसके चारों तरफ ये एक जो है सर्कुलर पाथ बना, तो इस पर भी वो मोशन कर सकते हैं। एक सर्कुलर पाथ ऐसे बना कि नहीं बना, कैसे बनेगा ना, तो इस सर्कुलर पाथ में भी मोशन कर सकते हैं। एक सर्कुलर पाथ ऐसे बना, ऐसे बनेगा, ऐसे, समझो बात को, ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा एक सर्कुलर पाथ, तो उस पाथ पे भी मोशन कर सकते हैं। मतलब जितने पाथ पॉसिबल हैं, जिस पाथ पे इलेक्ट्रॉन चाहे उस पाथ पे मोशन कर सकता है। ठीक है, जैसे कि अब फिर उन्होंने एग्जांपल दिया कि जैसे सोलर सिस्टम में क्या होता है, जैसे सूर्य है, हमारा सन है, तो उसके चारों तरफ उस एक जो है, मान लो यहाँ पे सन है तो इसके चारों तरफ जो अर्थ है हमारी और जो मार्स है, वीनस है, वो सर्कुलर पाथ पे जैसे मूव कर रहे हैं, उसी तरह लाइक सोलर सिस्टम इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के चारों तरफ मोशन करते हैं। ठीक, उसके बाद चौथा पॉइंट में उन्होंने ये बताया कि न्यूक्लियस ऑफ एटम अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स विद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय सर्कुलर मोशन बैलेंस इट। इन्होंने नेक्स्ट नंबर पे ये बताया, अगले नंबर पे, कि
जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है वो निगेटिवली चार्ज, मान लो यहाँ पे देखो न्यूक्लियस जो है कहाँ बनाएंगे, यहाँ बना देंगे। मान लो कि ऐसे ये है एटम, तो यहाँ न्यूक्लियस है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये प्लस है और इलेक्ट्रॉन होता है माइनस, तो प्लस माइनस है तो आपस में अट्रैक्ट करेंगे, दोनों अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे। तो इन्होंने बताया कि जब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड मोशन करेगा सर्कुलर पाथ पे, तो क्या होगा, न्यूक्लियस इस पे अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा। तो जब अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये आके इससे चिपक जाना चाहिए, है कि नहीं, ये आके इलेक्ट्रॉन इसमें मिल जाना चाहिए, क्योंकि ये जब इसको खींचेगा, तुम किसी चीज़ को खींचोगे तो वो तुम्हारे पास आएगी कि नहीं आएगी, आ जाएगी। जैसे चुंबक होता है, यहाँ पे ऐसे रख दो तो जब पास ले जाओ तो एक कंडीशन ऐसी आती है आके चिपक जाता है, ऐसे समझ में आ रही है बात। तो उसी तरह जो है ये इलेक्ट्रॉन भी इससे आके चिपक जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। उन्होंने इसका रीज़न ये दिया कि जो सर्कुलर मोशन हो रहा है, जैसे ऐसे सर्कुलर मोशन हो रहा है, वृत्तीय पथ पे गति हो रही है या ऐसे गति हो रही है, कोई भी सर्कुलर पाथ, तो सर्कुलर मोशन जब होता है तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वहाँ पे क्रिएट होता है। कौन सा फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो इस अट्रैक्शन फोर्स को बैलेंस करता है, मतलब जो है वो इलेक्ट्रॉन को यहाँ आके चिपकने नहीं देता है, ठीक है। तो ये इतने पॉइंट, मेन पॉइंट थे रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में। और यहाँ पे फिगर बनाया गया है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का, ये न्यूक्लियस है और ये इसके अराउंड सर्कुलर पाथेज पे क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि इतनी चीज़ें बहुत ही बढ़िया से समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे एक वर्ड आया है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे हम रब करके जो है उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को एक्सप्लेन करें, उसके बाद वीडियो को एंड कर देंगे। तो जल्दी से हम हट जा रहे हैं, वीडियो को पास करके इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अच्छा, तो अब हम जो है इसको इरेज कर रहे हैं, रब कर रहे हैं। देखो अब ध्यान दो कि जब कभी भी तुम सर्कुलर पाथ पे ऐसे मोशन करोगे, तो तुम मान लो इस पे मोशन कर रहे हो, इस पाथ पे ऐसे, तो कभी भी जब कोई भी चीज़ सर्कुलर पाथ पे मोशन करती है, मान लो तुम एक धागे में एक जो है ईंट का टुकड़ा बांध लो, एक पत्थर बांध लो और उसको ऐसे सर्कुलर मोशन पे ऐसे घुमाओ, ऐसे जो है सर्कुलर उसको क्या करो, घुमाओ, तो तुम क्या देखोगे, जैसे तुमने ईंट ऐसे बांध के ऐसे मान लो घुमा रहे हो ईंट को ऐसे, ठीक है, यहाँ पे ईंट बधी हुई है, ऐसे घुमा रहे हो ईंट को, ये डोरे में ईंट बधी हुई है, ऐसे तुम घुमा रहे हो, तो इस पर अगर कोई चीज़ बैठी रहेगी या ये पार्टिकल, मतलब अगर तुम जाके इस पर बैठ जाओ, पत्थर पे तुम जाके बैठ जाओ, तो तुमको ऐसा लगेगा कि अभी हम जो है बाहर की तरफ चले जाएंगे, बाहर की तरफ जो है धक्का लगता है तुमको, एक फोर्स ऐसा लगता है जो तुमको बाहर की तरफ धक्का देगा। कभी मेले वेले में गए होगे तो जो हार्स वाला जो है हार्स वाला जो वो होता है उसको क्या बोलते हैं, चरखा होता है जो हार्स वाला, तो उस पर कभी बैठे होगे तो तुमको ये एहसास हुआ होगा, फीलिंग ऐसी आई होगी कि लगेगा कि हम हार्स पे ऐसे अभी जो है उधर धक्का दे के उधर छटक जाएंगे, ठीक है, उधर चले जाएंगे। तो ये जो फोर्स लग रहा है, जो सेंटर, अब यहाँ पे सेंटर है और फोर्स किधर लग रहा है, सेंटर की अभी उधर लग रहा है, तो इसी फोर्स को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझ में आ रही है बात। कभी भी जब सर्कुलर मोशन होगा ऐसे, तो उस पर अगर वहाँ पे जो पार्टिकल होगा एंड पे जो पार्टिकल होगा, जैसे कि ये रस्सी है, यहाँ पे एंड पे पार्टिकल है कि ऐसे सर्कुलर मोशन करा रहे हैं, तो पार्टिकल को ऐसा महसूस हो रहा होगा कि मुझको उधर कोई धक्का दे रहा है, सेंटर से अवे मुझको कोई धक्का दे रहा है। तो वो जो धक्का वाला फोर्स है और जो न्यूक्लियस इसको खींच रहा है, ये न्यूक्लियस जो इसको खींच रहा है, ऐसे अट्रैक्ट कर रहा है, दोनों इक्वल हो जाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जहाँ है उसी पाथ पे ऐसे सर्कुलर मोशन करने लगता है, ठीक है। जैसे कभी कभी बहुत तेज़ ऐसे घुमाओगे तो देखोगे पत्थर टूट के क्या होता है, चला जाता है दूर। तो कैसे जाता है, वही जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है उसी के कारण जो है, उसी की वजह से जो है पत्थर टूट के अवे चला जाता है, दूर चला जाता है, ठीक है। तो ये था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो है नेक्स्ट वीडियो हमारा लेक्चर नंबर 6 आएगा, ड्रॉबैक्स ऑफ जो है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो है इसका भी कुछ ड्रॉबैक्स था, तो उसी के बारे में नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा। तो तब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।